हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्यूज क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन किया था कि ब्लड और ब्लड के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। तो एक क्विक रिवीजन के तौर पे हम एक बार देख लेते हैं कि ब्लड हमारा दो चीजों से मिलकर बना होता है। पहला है प्लाज्मा और दूसरा है ब्लड सेल। प्लाज्मा अराउंड 55% हमारा ब्लड सेल अराउंड 55% कॉन्स्टिट्यूंट होता है हमारा ब्लड का, और जबकि ब्लड सेल्स हमारे 45% होते हैं। अब प्लाज्मा जो है वो फर्दर वाटर, प्रोटीन और अदर्स में डिवाइड होता है, जिसमें वाटर की क्वांटिटी 91% होती है, प्रोटीन 7% और अदर कॉन्स्टिट्यूएंट जिसमें नाइट्रोजन बेस्ड इलेक्ट्रोलाइट्स और गैसेस होते हैं, ये अराउंड 1.5 to 2% के आसपास होता है। ठीक है, टू बी एग्जैक्ट ये 1.5 to 2% होता है। अब प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन पाया जाता है वो प्रोटीन हमारे एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रोनोजन के तौर पे पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरी तरफ जो हमारे ब्लड सेल्स होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। आरबीसी को हम इरेथ्रोसाइट्स बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स। जो हमारे ल्यूकोसाइट्स या डब्ल्यूबीसी होते हैं ये ग्रैनुलर और अग्रैनुलर दो में सब डिवाइडेड होते हैं। अग्रैनुलर का मतलब जो डब्ल्यूबीसी होंगे इस पे कुछ ग्रेन्यूल स्लाइड प्रोजेक्शन होंगे, तो इनको हम बोलते हैं ये ग्रैनुलर ल्यूकोसाइट्स है। ठीक है, तो ये ग्रैनुलर ल्यूकोसाइट्स इस्नोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल ये तीन सब कैटेगरी होती है, जबकि अग्रैनुलर ल्यूकोसाइट मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स में डिवाइड होते हैं। ठीक, तो ये एक छोटा सा ब्रीफ है रिवीजन के लिए कि हम एक बार ब्लड और इसके कंपोनेंट्स को एक बार फिर से जान ले। ठीक है, और वहीं साथ में हमने ये भी डिस्कस किया था कि इन 1628 विलियम हार्वे ने ब्लड की खोज की थी। हमारे शरीर में जो फ्लूइड है, फ्लूइड, इसको इन्होंने सबसे पहले टर्म दिया था ब्लड। ठीक है, तो ब्लड क्या है? एक तरीके का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, तो इस फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू को सबसे पहले टर्म दिया गया ब्लड, जो कि थे विलियम हार्वे। ठीक, दूसरी डिस्कवरी हुई ब्लड ग्रुप की, जिसमें स्पेसिफिक ब्लड ग्रुप ए, डी और ए बी, इसकी खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर और अलेक्जेंडर वीवर ने 1940 में। 1942 के आसपास डिकोस्टे और स्टेनले ने ओ ग्रुप की खोज की थी, जबकि आर एच फैक्टर जो रिसस फैक्टर होता है रिसस मंकी में, इसकी खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। ठीक है, और एक होता है हमारा क्लॉटिंग फैक्टर, जिसको हम बोलते हैं क्लॉटिंग फैक्टर 9, क्रिस्मस फैक्टर। आगे डिस्कस करेंगे क्लॉटिंग फैक्टर 9 या क्रिस्मस फैक्टर। एक टर्म आएगा, एक बीमारी बताऊंगा, उस बीमारी में इस क्लॉटिंग फैक्टर 9 का जिक्र रहेगा। ठीक है, अब आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो टॉपिक है ब्लड ग्रुप एंड आरएच फैक्टर। ब्लड ग्रुप क्या होता है और आरएच फैक्टर क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ब्लड ग्रुप क्या होता है। ठीक, और ब्लड ग्रुप को हम किस तरीके से डिटरमिन करते हैं, डिटरमाइन कैसे करते हैं, ये समझना पहले। तो अभी हम क्या समझे कि हमारे ब्लड में क्या होता है, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। ठीक, ब्लड सेल्स और प्लाज्मा से मिलकर हमारा क्या बनता है, कंप्लीट ब्लड। अब इस ब्लड सेल्स में हमारा एक होता है इरिथ्रोसाइट या आरबीसी। ठीक है, तो इस आरबीसी का हमने एक स्ट्रक्चर याद किया था या समझा था कि ये जो आरबीसी होते हैं ये कॉन्वेक्स होते हैं। ठीक है, इनकी दोनों सतह अंदर की तरफ धंसी होती है। तो इस आरबीसी के ऊपर अगर सपोज करें कि ये आरबीसी है, तो आरबीसी के पास पाए जाते हैं एंटीजन। ठीक, एंटीजन दो तरीके के होते हैं, एंटीजन ए और बी।
तो ये जो हमारा आरबीसी है जो कि अंदर की तरफ थोड़ा सा धंसा हुआ है या कॉन्केव फॉर्म में है, तो इसके पास दो एंटीजन है, एंटीजन ए या बी। कई बार ऐसा होता है कि एक आरबीसी के ऊपर एक एंटीजन होता है, ठीक है। अगर हम एंटीजन ए को इस तरीके से केवल समझने के लिए, अगर एंटीजन ए को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, ठीक है, तो अगर मानते हैं कोई आरबीसी है जिसके पास एंटीजन ए है, तो वो इस तरीके से दिखेगा, अपीयर होगा, इसके अपीयरेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर दूसरा एक आरबीसी है जिसके पास एंटीजन बी है, तो एंटीजन बी को हम इस तरीके से डिनोट कर देते हैं समझने के लिए, ठीक। और तीसरा जो है वो है एंटीजन ए और बी दोनों ही, ठीक। तो तीसरा हमारा आरबीसी हुआ जिसके पास एंटीजन ए और बी दोनों ही है, ठीक। समझिए, समझने के लिए एंटीजन ए है तो आरबीसी कुछ इस तरीके से दिखेगा, एंटीजन बी है तो हमारा आरबीसी कुछ इस तरीके से दिखेगा, और एंटीजन ए और बी है तो हमारा आरबीसी कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। जहां पे दोनों हमको ए और बी देखने को मिल रहा है, इसमें सिर्फ ए, इसमें सिर्फ डी और इसमें ए बी, ठीक। तो जो कार्ल लैंडस्टीनर ने खोज की थी, उन्होंने आरबीसी के ऊपर ये दो एंटीजन या आरबीसी के हम तीन अलग अलग प्रकार देखे थे, जिसमें एक के पास एंटीजन ए था, एक के पास एंटीजन बी था, एक के पास एंटीजन बी और ए दोनों था, ठीक। और इसके बाद जो डिकोस्टे थे, डिकोस्टे ने ये डिनोट किया, डिकोस्टे ने ये देखा, ऑब्जर्व किया कि कुछ आरबीसी ऐसे भी हैं जिनके पास ना तो एंटीजन ए है ना एंटीजन बी है, ठीक। इसी तरीके से हमारे प्लाज्मा में एंटीबॉडीज होते हैं, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी, ठीक है। हमारे प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। तो अब कहने का क्या मतलब है कि ब्लड ग्रुप का जो निर्धारण होता है, या जो ब्लड ग्रुप हम लोग डिसाइड करते हैं, वो इस बात पे डिसाइड करते हैं कि किसी इंसान के अंदर कौन सा एंटीबॉडी और कौन सा एंटीजन मौजूद है। सपोज कीजिए कि एक कोई पर्सन है, ठीक है, एक कोई पर्सन है, उसके पास एंटीजन क्या मौजूद है, एंटीजन ए है, उसके आरबीसी के ऊपर एंटीजन ए है, तो इसके पास एंटीबॉडी ऑटोमेटिक एंटीबॉडी बी होगी, ठीक है। अगर इसके पास एंटीजन बी है तो इसके पास एंटीबॉडी ए होगी, ठीक। अगर कोई इंसान है जिसके पास एंटीजन ए और बी दोनों हैं, तो इसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं होगी। और अगर किसी इंसान के पास एंटीजन ए और बी दोनों ही नहीं है, तो उसके पास एंटीबॉडी ए और बी दोनों होगी, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप निर्धारण करने का यही तरीका है कि जिस इंसान के आरबीसी के पास एंटीजन ए होगा उसको हम ब्लड ग्रुप ए कंसीडर करेंगे, जिनके पास बी होगा उसको ब्लड ग्रुप बी कंसीडर करेंगे, जिनके पास दोनों होगा उसको ए बी कंसीडर करेंगे, और जिसके पास कुछ नहीं होगा उसको हम ओ कंसीडर करेंगे, ठीक है। और इसके ठीक प्रोपोर्शनल अपोजिट, अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी होगी, अगर एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी ए होगी, अगर एंटीजन ए और बी दोनों है तो एंटीबॉडी हमारी यहाँ पे नील होगी, अगर हमारा एंटीजन नील है तो एंटीबॉडी यहाँ पे ए और बी दोनों होंगे,
ठीक है, यानी कि जो हमारे आरबीसी से जो एंटीबॉडी होगा वो हमारा ब्लड ग्रुप होगा। ठीक, एक चार्ट के माध्यम से इसको समझते हैं। इधर हम ब्लड ग्रुप लिख लेते हैं और इधर एंटीजन एंटीबॉडीज लिख लेते हैं। ठीक है, तो सपोज करते हैं कि हमारे पास ब्लड ग्रुप यानी कि हमारा जो आरबीसी है इसके पास एंटीजन ए है, तो ये जाहिर सी बात है कि अगर एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए। ब्लड ग्रुप ए है, एंटीजन ए होगा और एंटीबॉडी क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट बी। इसी तरीके से हमारा जो आरबीसी है एरिथ्रोसाइट, अगर इसके पास एंटीजन बी है तो एंटीजन बी और एंटीबॉडी ए। अगर डब्ल्यूबीसी सॉरी आरबीसी इरिथ्रोसाइट है, इसके पास एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों है, तो ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए बी और यहां पे एंटीबॉडीज की मौजूदगी नहीं होगी। ठीक, अगर कोई हमारा इरिथ्रोसाइट है जिसके पास कोई एंटीजन नहीं है तो ब्लड ग्रुप हो जाएगा ओ, और एंटीबॉडीज नहीं, एंटीजन नहीं है तो एंटीबॉडीज हो जाएगी ए बी। ठीक, तो ये चार हमारे ब्लड ग्रुप हो गए, ब्लड ग्रुप ए बी और ओ। ठीक, इसके साथ साथ यहां पे हमारे एंटीजन हो गए ए ग्रुप के लिए ए, बी ग्रुप के लिए बी, ए बी के लिए ए बी, ओ के लिए कोई एंटीजन नहीं है। जबकि एंटीबॉडीज की बात करें तो ब्लड ग्रुप ए के लिए एंटीबॉडी बी, ब्लड ग्रुप बी के लिए एंटीबॉडी ए, ब्लड ग्रुप ए बी के लिए कोई एंटीबॉडी नहीं होगी और ब्लड ग्रुप ओ के लिए एंटीबॉडी ए और बी दोनों ही होंगे। ठीक, इसके बाद हम लोग सोचते हैं या सुनते हैं कि किसी का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, किसी का ओ नेगेटिव है, किसी का ए पॉजिटिव है, किसी का ए नेगेटिव है। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग ग्रुप हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव हैं। तो नेगेटिव और पॉजिटिव ब्लड ग्रुप जो है इनको डिसाइड करते हैं हम किस तरीके से। तो जो ब्लड ग्रुप होता है, ब्लड ग्रुप ए और बी डिसाइड होते हैं हमारे आरएच फैक्टर से, यानी कि आरएच फैक्टर इन द सेंस रिसर्च फैक्टर। अभी हम पहले डिस्कस किए थे कि रिसर्च फैक्टर की खोज किसने की थी। रिसर्च फैक्टर की खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। ठीक है, 1940 में 1940 में कार्ल लैंडस्टीनर ने रिसर्च फैक्टर की खोज की थी। रिसर्च फैक्टर मतलब कि एक हमारे पास हमारे मंकी की प्रजाति में, मंकी की स्पीसीज में एक टाइप होता है जिसको हम बोलते हैं रिसस। ठीक है, ज्यादातर जो लाल मुंह वाले बंदर होते हैं उनको हम रिसस मंकी बोलते हैं। तो इसी रिसस मंकी के अंदर एक तरीके का एक फैक्टर देखा गया, खोजा गया, और उसी मंकी के नाम के ऊपर इस फैक्टर को हमने रिसस फैक्टर का नाम दिया। ठीक है, तो जनरली 80% पॉपुलेशन जो है हमारी वो रिसस फैक्टर से पॉजिटिव होती है, यानी कि 80% लोग ऐसे होते हैं जिनका ब्लड ग्रुप रिसस मंकी के ब्लड ग्रुप के जैसा होता है, और बाकी 20% ऐसे होते हैं जिनके ब्लड में आरएच फैक्टर यानी रिसस फैक्टर नहीं पाया जाता है। तो जिनके पास आरएच फैक्टर पाया जाएगा वो पॉजिटिव हो जाएंगे, और जिनके पास आरएच फैक्टर नहीं होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो सपोज कीजिए कि अगर कोई इंसान है जिसका ब्लड ग्रुप ए, यहां से हमने डिटरमाइन कर लिया कि उसका एंटीजन ए है, एंटीबॉडी बी है। ठीक,
और साथ ही में उसके अंदर उसके ब्लड में आर एच फैक्टर है। अगर आर एच फैक्टर है तो उसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए पॉजिटिव। अगर आर एच फैक्टर नहीं है तो उसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए नेगेटिव। ठीक इसी तरीके से अगर ब्लड ग्रुप हमें मालूम है बी, आर एच फैक्टर अगर है तो बी पॉजिटिव, अगर आर एच फैक्टर नहीं है तो बी नेगेटिव। ठीक है, सेम इसी तरीके से अगर ब्लड ग्रुप ए बी है, ए बी के साथ में आर एच फैक्टर है तो ए बी पॉजिटिव, और अगर आर एच फैक्टर नहीं है तो ए बी नेगेटिव। ओ के केस में होगा अगर ब्लड ग्रुप ओ है, आर एच फैक्टर है तो ओ पॉजिटिव, अगर आर एच फैक्टर नहीं है तो ओ नेगेटिव। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे चार अलग अलग क्लास या चार अलग अलग ब्लड ग्रुप्स। फिर इनको हम आगे डिवाइड करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव में, तो चार इधर और चार इधर, यानी चार पॉजिटिव और चार नेगेटिव। ठीक है, अब बात आती है कि ब्लड ट्रांसफ्यूज करने की, ब्लड देने की या ब्लड चढ़ाने की बात। ठीक, तो ऐसा नहीं है कि सबको सब ब्लड चढ़ सकता है या किसी को कौन सा ब्लड चढ़ेगा, इसको जानने के लिए हमको एक टेबल देखना पड़ेगा। ठीक है, अब होता क्या है कि अगर हम ब्लड चढ़ाते समय कुछ फैक्टरों का ध्यान ना रखें तो हमारे जितने भी WBCs है वो एक साथ जुड़ जाएंगी, यानी कि एक समूह बना लेंगी। ठीक है, ग्रुप। ठीक है, और इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं एगुटिलेशन। ठीक है, समूहन। अगर सारी हमारी आरबीसी एक साथ कॉम्पैक्ट हो जाए, एक दूसरे से चिपक जाए, एक थक्का बना ले या एक समूह बना ले, तो उस कंडीशन को बोलते हैं समूहन या एगुटिलेशन। ठीक है, अगर हम ब्लड चढ़ाते समय इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं, कुछ चीजें कुछ फैक्टर्स हैं अभी डिस्कस करेंगे, अगर इनका ध्यान नहीं रखते हैं तो इसकी वजह से एगुटिलेशन होता है। और एगुटिलेशन के बाद क्या होता है कि ये आपस में ही जो हमारी लाल रुधिर कणिकाएं हैं, आरबीसी हैं या इरिथ्रोसाइट, ये एक दूसरे को ही डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती हैं। तो हमारे बॉडी में क्या हो जाता है, आरबीसी की संख्या कम हो जाती है। आरबीसी की संख्या कम होती है जिसकी वजह से हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन की संख्या कम हो जाती है, ब्लड की कमी होगी, और ब्लड की कमी होगी तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एनीमिया। ठीक है, इस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे एनीमिया। ठीक, तो देखते हैं कि किसको कौन सा ब्लड चढ़ाया जा सकता है और किसको कौन सा ब्लड नहीं दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसफ्यूजन की, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता क्या है कि जिस इंसान के अंदर ब्लड की कमी होती है उसको बाहर से या आउटसोर्स करके किसी और की ब्लड को उसके अंदर चढ़ा दिया जाता है या उसके अंदर पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि कोई एक पेशेंट है जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, उसको कौन कौन सा ब्लड दिया जा सकता है और कौन सा ब्लड नहीं देना चाहिए। तो अगर एक ग्रुप है तो सबसे पहले तो उसको ए ग्रुप वाले को हम सेम ब्लड ग्रुप दे सकते हैं। सेम ब्लड ग्रुप देने का कारण क्या है कि ए अगर उसका ब्लड ग्रुप है तो ए ग्रुप का ही ब्लड चढ़ाने पे उसके एंटीजन और एंटीबॉडी सेम होंगे। ठीक है, सेम होने की वजह से ही एगुटिलेशन नहीं करेंगे। अब समझिए कैसे। समझिए कैसे, ये जो है ये हम पहले डिस्कस किए हैं कि ये हमारा क्या है, एंटीजन। ये हमारा एंटीजन है और ये हमारा क्या है, एंटीबॉडी। ठीक, एंटीबॉडी। अब जो हमारा ब्लड ग्रुप ए है उसका एंटीजन तो हमारा ये हुआ और एंटीबॉडी बी ये है। ठीक, सॉरी
एंटीबॉडी बी ये है, ठीक है। और अगर सेम ब्लड ग्रुप हम दूसरे किसी पेशेंट को देते हैं, अगर किसी पेशेंट को हम एक ही समान ब्लड ग्रुप चढ़ाते हैं, दोनों में ही ए ग्रुप है, तो ये आपस में कभी एक दूसरे से जुड़ नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने मैग्नेट वाला सिद्धांत पढ़ा होगा, ठीक है, कि सेम पोल एक दूसरे को हमेशा क्या करते हैं, रिपल करते हैं, यानी कि एक दूसरे को हमेशा ढकेलते हैं। तो अगर साउथ के साथ नॉर्थ को करेंगे तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, लेकिन अगर दोनों ही साउथ पोल को एक जगह ला दिया जाए तो ये एक दूसरे को धक्का देना या ढकेलना शुरू करते हैं, इसे विस्थापित करने का काम करते हैं, ठीक है। यानी कि जो इनके बीच में फोर्स होता है वो एक दूसरे को दूर करने के लिए अप्लाई होता है। अगर इसी नॉर्थ पोल को हम साउथ के साथ रख दें तो इनके रिपल्सन की जगह इनके बीच अट्रैक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो सेम ब्लड ग्रुप अगर है तो ये एक दूसरे को रिपल करेंगे, एक दूसरे को दूर करेंगे खुद से। अगर इसी की जगह पे हम मान लेते हैं कि अगर किसी और एंटीजन या एंटीबॉडी का चढ़ा दिया जाए, ब्लड दे दिया जाए, सपोज कीजिए कि एक पेशेंट है जिसका ऑलरेडी ब्लड ग्रुप ए है, उसको हमने ब्लड ग्रुप ओ दे दिया, ठीक। तो हम जैसे डिस्कस किए थे, एंटीजन ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन बी होगा और एंटीबॉडी क्या होगी, ए, ठीक है। एंटीबॉडी ए और एंटीजन बी, ठीक। तो अब आप यहां गौर कीजिए कि इसका जो एंटीजन ए है, सेम उसी के आकार का इसके पास एंटीबॉडी बी है। ये एंटीबॉडी यहां से डिटैच होके या इसके साथ साथ इस सिरे के साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो इनके बीच में एक बॉन्ड बनेगा। ठीक उसी तरीके से ब्लड ग्रुप ए का एंटीबॉडी एंटीजन बी के साथ अटैच हो जाएगा और एक बहुत मजबूत बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से एक दूसरे के साथ ये एंटीबॉडी और एंटीजन आपस में ग्रुप बनाते जाएंगे और इससे क्या होगा कि थक्का बन जाएगा, समूहन होगा, एगुटिलेशन होगा, एगुटिलेशन होगा और क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन या आरबीसीज हमारी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो ए ब्लड ग्रुप वाले को हम ए ब्लड ग्रुप दे सकते हैं, बी नहीं देंगे, ए बी इसको भी नहीं देंगे क्योंकि इसके पास दोनों ही है, एंटीजन बी भी है और एंटीजन ए भी है और साथ ही साथ क्या है, सॉरी और एंटीबॉडी कोई नहीं है, फिर इनका समूहन हो जाएगा, नहीं दे सकते, ठीक। अब बचता है ओ, ओ को हम दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके पास कोई एंटीजन नहीं है। इसी तरीके से बी वाले को हम ए ब्लड ग्रुप नहीं देंगे, बी देंगे, ए बी नहीं देंगे, ओ दे सकते हैं। ए बी वाले को ए नहीं देंगे, बी नहीं देंगे, ए बी देंगे और ओ देंगे, ठीक है। ओ वाले के लिए ए नहीं देंगे, बी नहीं देंगे, ए बी नहीं देंगे और ओ दे देंगे, ठीक। तो अब यहां से हमको दो चीजें कॉमन दिख रही हैं, दो चीजें कॉमन दिख रही हैं। ये ओ जो ब्लड ग्रुप है
ये सबको दिया जा सकता है। जब ये सबको दिया जा सकता है तो ओ को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर, सर्वदाता। सर्वदाता, ठीक है। ये किसी भी टाइप के ब्लड ग्रुप के साथ कंपैटिबल है, किसी भी टाइप के ब्लड ग्रुप को दिया जा सकता है। दूसरा हम देख रहे हैं कि जो हमारा एबी ब्लड ग्रुप है, ये किसी भी टाइप के ब्लड को रिसीव कर सकता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल रिसीवर। यानी कि सर्वग्राही ब्लड ग्रुप, ठीक। ये किसी भी ब्लड ग्रुप का ब्लड कंपैटिबली अपने साथ रख सकता है। तो हमको देखना यह है कि जो ब्लड ग्रुप है हमारा, उसमें ओ ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर होगा और ए बी यूनिवर्सल रिसीवर होगा, ठीक है। अब ब्लड से रिलेटेड 2-3 बीमारियां पढ़ लेते हैं अपनी जानकारी के लिए। ठीक है, सबसे पहले बीमारी है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन और दूसरी है हाइपोटेंशन। ठीक, यहां दो सिमिलर वर्ड है, हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन। हाइपर का मतलब होता है हमेशा ऊंचा, और हाइपो का मतलब होता है नीचे। ठीक, तो जहां ब्लड, अगर हमारा जो ब्लड का प्रेशर है, ब्लड प्रेशर अगर ऊपर जाता है, नॉर्मल इंसान का ब्लड प्रेशर कितना होता है 120/80 mmHg। ठीक है, अगर हमारा ब्लड प्रेशर अगर 120 से ऊपर जाता है तो इसको बोलते हैं हाइपरटेंशन। ठीक है, यानी कि एलिवेटेड ब्लड प्रेशर। जब हमारा ब्लड प्रेशर 120 के ऊपर जाने लगेगा, 140, 150, 160, तो उसको बोलेंगे हाइपरटेंशन। और अगर ये ब्लड प्रेशर हमारा 120/80 से नीचे आने लगेगा, ये हमारा 19/70 हो जाए, 80/50 हो जाए, तो इसको बोलेंगे हम हाइपोटेंशन, यानी कि लोअर ब्लड प्रेशर। ठीक है, तीसरी बीमारी है हाइपोक्सिया। ठीक, यहां पे भी हाइपो आया, हाइपो का मतलब कम, ऑक्सिया का मतलब ऑक्सीजन, तो लोअर लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यूज। जब हमारे ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं हाइपोक्सिया। ब्लड क्या काम करता है, ब्लड हमारे फेफड़ों से क्या करता है, ऑक्सीजन लेता है, ऑक्सीजन लेके कहां जाता है, हार्ट के पास में, और हार्ट से फिर ये हमारा ब्लड के माध्यम से ऑक्सीजन ब्रेन में, स्टमक में, इंटेस्टाइन में, लीवर में, ठीक है, इस तरीके से हर बॉडी पार्ट तक हमारा ऑक्सीजन पहुंचता है। तो जैसे ही हमारा ब्लड में ऑक्सीजन की लेवल कम होता है तो हमारे टिश्यूज में भी ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, उस कंडीशन को बोलते हैं हम हाइपोक्सिया। ठीक, इसके बाद है एनोक्सिया, यानी कि जहां पे ऑक्सीजन बिल्कुल खत्म हो जाए, एब्सेंस हो जाए ऑक्सीजन का, उसको हम बोलते हैं एनोक्सिया, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यूज। ऊतकों में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति को हम एनोक्सिया बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ठीक,
हम लोग बात किए थे कि हमारी जो ब्लड सेल्स होती हैं वो 3 तरीके की होती हैं। पहला है इरिथ्रोसाइट्स, दूसरा था ल्यूकोसाइट्स और तीसरा था थ्रोम्बोसाइट्स, यानी कि थ्रोम्बोसाइट्स यानी कि प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट यानी कि जब हमारे शरीर में प्लेटलेट की संख्या 1.5 लाख से कम हो जाए, नॉर्मल इंसान में प्लेटलेट की संख्या 1.5 लाख होती है, ठीक है, पर मिलीमीटर क्यूब में। अगर ये संख्या 1.5 लाख से कम होने लगे तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। ठीक है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। एक टर्म आता है जब हम सीबीसी की रिपोर्ट पढ़ते हैं, तो सीबीसी में एक टर्म आता है एमसीएच, इसको हम बोलते हैं मीन सेल हीमोग्लोबिन। ठीक है, यानी कि हमारे बॉडी में जो एक सेल्स होती हैं उसमें हीमोग्लोबिन की जो संख्या होती है इसको हम बोलते हैं मीन सेल हीमोग्लोबिन। ठीक, तो हमारे बॉडी के या सेल्स के अंदर जब हीमोग्लोबिन की संख्या पहले से या औसत से कम होने लगती है तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं मीन सेल हीमोग्लोबिन। मीन सेल हीमोग्लोबिन को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग पिकोग्राम का यूज करते हैं। पिकोग्राम यानी 10⁻⁻12 ग्राम, इसको हम बोलते हैं मीन सेल। मीन सेल हीमोग्लोबिन डिनोटेड बाय पिकोग्राम। पिकोग्राम इज इक्वल टू 10⁻⁻12 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट है ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूकोसाइट यानी कि हमारे डब्ल्यूबीसी, यानी कि ल्यूकोसाइटोसिस का मतलब जब हमारा नॉर्मल से ल्यूकोसाइट का नंबर डब्ल्यूबीसी का नंबर सामान्य से ज्यादा हो जाए, उस कंडीशन को हम बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। अब ल्यूकोसाइट का जो नंबर है ये सामान्य से ज्यादा कब होता है? जब हमारे बॉडी में इंफेक्शन ज्यादा होता है। हमारे बॉडी में अगर इंफेक्शन ज्यादा है तो इंफेक्शन ज्यादा होने की वजह से ल्यूकोसाइट ज्यादा होंगे और इस कंडीशन को बोलेंगे हम ल्यूकोसाइटोसिस। ठीक है, ब्लड का पीएच कितना होता है? 7.4। ठीक है, ब्लड का पीएच हमारा कितना होता है? 7.4। ठीक है, तो आज ब्लड के बारे में हमने पिछले 2 क्लास में ब्लड के बारे में पूरा पढ़ लिया। ठीक है, ब्लड क्या होता है, ब्लड का कॉम्पोजिशन क्या क्या है, ब्लड ग्रुप कौन से हैं, आरएच फैक्टर कौन सा है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन किसको कौन सा ब्लड ग्रुप दिया जा सकता है, कौन सा नहीं देना चाहिए। ठीक है, और कुछ रिलेटेड हम जनरल जो कॉमनली हम लोग पढ़ते हैं या कॉमनली सुनते हैं, कुछ बीमारियां हमने यहां डिस्कस करी। ठीक है, अब अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमारा पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम है। सर्कुलेटरी सिस्टम में हम डिस्कस करेंगे हार्ट। ठीक है, हार्ट क्या होता है, हार्ट के पार्ट कौन कौन से हैं। ठीक है, आर्टरीज क्या है, वेन्स क्या होती हैं। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है। ठीक है, तो अगले आने वाले क्लासेस में हम लोग पूरा अपना सर्कुलेटरी सिस्टम एक बार डिस्कस करेंगे कि हमारा ब्लड क्या है, सॉरी हमारा हार्ट क्या है, हार्ट के पार्ट कौन कौन से है, हार्ट का काम कौन कौन सा है, आर्टरीज क्या होती है, वेन्स क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है। ठीक है,
तो अभी के लिए, आज की क्लास के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि चीजें आपकी समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है या कहीं डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। आपको फिर से उसका जवाब मिलेगा या फिर किसी दिन उस टॉपिक पे एक लेक्चर और अरेंज किया जाएगा ताकि आपको वो चीजें क्लियर हो सके। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।